सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण व्यूहरचना टीचिंग स्ट्रेटेजी। अब ये क्या होता है, कितने प्रकार की होती है शिक्षण व्यूहरचना और उसके क्या लाभ होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बीएड एग्जाम में आता है। काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं जिनमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है, टेक्नोलॉजी वाला हो सकता है। इसके अलावा जो आपके पेडागोजिकल सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस वगैरह एसएसटी, उन सब में भी ये क्वेश्चन आ जाता है शिक्षण व्यूहरचना वाला। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीएड पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो। शिक्षण व्यूहरचना, इसे हम शिक्षण व्यू भी बोलते हैं, शिक्षण नीतियां भी कह देते हैं। इंग्लिश में इसे टीचिंग स्ट्रेटेजी कहा जाता है। तो देखो, टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है। एक टीचर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है उसे ही हम उसकी शिक्षण व्यूहरचना बोलते हैं। शिक्षक क्या करता है, सबसे पहले तो अपने उद्देश्यों को निर्धारित करता है कि मेरे ये उद्देश्य रहेंगे। अब उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक टीचर जो भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है कि मैं कल क्लास में जाने के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर करूंगा बच्चों से, फिर लेक्चर दूंगा, फिर हल्की सी एक्टिविटी कराऊंगा, इस तरह मेरे उद्देश्य प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो टीचर स्ट्रेटेजी बना रहा है, इस स्ट्रेटेजी को ही उस शिक्षक की व्यूहरचना बोलते हैं। तब व्यूहरचना क्या हुआ, एक शिक्षक अपने शिक्षण या शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी क्रियाएं करता है, वे सारी क्रियाएं उसकी स्ट्रेटेजी में आ जाती है, क्योंकि स्ट्रेटेजी में सब कुछ सम्मिलित होता है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे शिक्षक के उद्देश्यों की प्राप्ति हो, वही उसकी स्ट्रेटेजी होती है। शिक्षण व्यूहरचना में काफी सारे हमारे शिक्षण विधियां, पर विधियां, तकनीकी युक्तियां, सहायक सामग्री वगैरह काफी कुछ सम्मिलित होता है, क्योंकि इन सब के द्वारा भी हम शिक्षण उद्देश्यों की अपनी प्राप्ति करते हैं। तब शिक्षण व्यूहरचना क्या होती है, आप आसान भाषा में से ये कह सकते हैं, एक टीचर अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी क्रियाएं करता है, वे सब उसकी शिक्षण व्यूहरचना में सम्मिलित होती हैं। जो भी काम टीचर करेगा अपने शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, वे उसकी शिक्षण व्यूहरचना ही होती है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। व्यूहरचना शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में हम स्ट्रेटजी शब्द का प्रयोग करते हैं। स्ट्रेटजी लैटिन भाषा के स्ट्रेटेजिया नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली नीति। हम किसी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए जो अपनी प्लानिंग नीति बना रहे हैं पूरी, उसे हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं। अगर इस शब्द की बात करें तो, अगर शिक्षा में इसका प्रयोग करें तो यह कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो हम पूरी प्लानिंग बनाते हैं, उस पूरी प्लानिंग को हम अपनी स्ट्रेटेजी बोलते हैं, व्यूहरचना बोलते हैं। शिक्षण व्यूहरचना का निर्माण एक टीचर अब क्लासरूम में जाने से पहले ही कर लेता है। वो जब ये प्लानिंग करता है टीचर अपनी, कि मैं इस टाइम पर अपना लेक्चर दूंगा, इस टाइम पर क्वेश्चन आंसर करूंगा बच्चों से, इस टाइम पर बोर्ड पे लिखूंगा, इस टाइम पर थोड़ी एक्टिविटी कराऊंगा क्लास में, तो वो जो प्लानिंग करता है एक टीचर, उसे ही हम उसकी शिक्षण व्यूहरचना बोलते हैं। तब उद्देश्यों को, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक टीचर जो भी क्रियाएं करता है क्लासरूम में, वे सब उसकी टीचिंग स्ट्रेटेजी शिक्षण व्यूहरचना में सम्मिलित होती है। शिक्षण व्यूहरचना का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक होता है, उसमें एक टीचर की बहुत सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। प्राचीन समय से ही व्यूहरचना शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं के लिए किया जा रहा है, परंतु पिछले कुछ सालों से समाजशास्त्री इस शब्द का प्रयोग सामाजिक नियोजन, मानवीय गतिशीलता, शिक्षण के क्षेत्रों और आदि जगहों पर करने लगे हैं। शिक्षण के क्षेत्र में व्यूहरचना से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था अथवा नीति से है जिसमें एक शिक्षक कक्षागत परिस्थितियों में अपेक्षित साधनों का प्रयोग कर छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाता है तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। तो वही बात है, एक शिक्षक की ऐसी नीति या ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा एक शिक्षक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है, वह उसकी व्यूहरचना होती है। अतः एक शिक्षक अपने उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद उनकी प्राप्ति के लिए जो भी कार्य करता है, वे सब उसकी व्यूहरचना में शामिल होते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक शिक्षक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी नीतियां, योजनाएं व कार्य निर्धारित करता है, वह सब उसकी व्यूहरचना कहलाती है। जैसे व्याख्यान व्यूहरचना, प्रदर्शन व्यूहरचना, वाद विवाद व्यूहरचना, खोज व्यूहरचना आदि। तो लेक्चर देकर भी एक टीचर अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है, तो लेक्चर देना भी एक व्यूहरचना हुई। कुछ चीज दिखाकर भी एक टीचर अपने शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, तो दिखाना भी हमारी व्यूहरचना हुई। वाद विवाद, ग्रुप डिस्कशन कराकर भी एक टीचर शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, तो ग्रुप डिस्कशन कराना भी हमारी एक व्यूहरचना हुई। तब एक टीचर अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्लासरूम में जो भी एक्टिविटी करता है, वह उसकी व्यूहरचना ही होती है। तो व्यूहरचना समझ पाए अब आप क्या होता है।
टीचर क्लासरूम में आने के बाद ऐसा कोई भी काम कर रहा है जिससे उसकी शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हो, वह उसकी व्यू रचना कहलाती है। उदाहरण के लिए आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर हमें बालक के श्रवण कौशल का विकास करना है, तब इसके लिए हम व्याख्यान व्यू रचना का प्रयोग करते हैं। लेक्चर देता है टीचर, लेक्चर देने से छात्रों के श्रवण कौशल का विकास हो जाता है, क्योंकि छात्र सुनते हैं और सुनने से उनके श्रवण कौशल का विकास हो जाता है। तब एक टीचर छात्रों के श्रवण कौशल का विकास करने के लिए लेक्चर देता है, तब वह क्या हुआ, व्याख्यान व्यू रचना हुई। क्योंकि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक टीचर जो काम करता है उसे हम व्यू रचना बोलते हैं। तार्किक सोच को विकसित करने के लिए एक टीचर प्रश्न पूछता है या फिर छात्रों से विश्लेषण कराता है। तब प्रश्न पूछना प्रश्नोत्तर व्यू रचना हो गई, विश्लेषण कराना विश्लेषण व्यू रचना हो गई। छात्रों की इंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक टीचर प्रदर्शन व्यू रचना का प्रयोग करता है, डेमोन्स्ट्रेट, कुछ दिखाता है छात्रों को। तो इंद्रियों का प्रशिक्षण करना है, छात्रों की इंद्रियों को प्रशिक्षित करना, ये एक हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक टीचर क्या कर रहा है, किसी चीज का प्रदर्शन कर रहा है, तब वह क्या हुआ, प्रदर्शन व्यू रचना हो गई। अब आप समझ पाए होंगे व्यू रचना क्या होता है। एक टीचर क्लासरूम में कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे उसके शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, उसे हम उसकी व्यू रचना बोलते हैं। व्यू रचना का सीधा सीधा सा संबंध शैक्षिक उद्देश्य से ही होता है। अगर टीचर शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित कर उनकी प्राप्ति के लिए कोई भी एक्टिविटी करता है, उससे हम उसकी व्यू रचना बोलते हैं। इसकी दो परिभाषा दे सकते हैं। ब्राउडी के अनुसार शिक्षण व्यू रचनाओं का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें विभिन्न शिक्षण विधियां, प्रविधियां व युक्तियां सम्मिलित होती हैं। इनके द्वारा हम अपने शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, तो ये व्यू रचनाओं में ही आ जाती हैं। आई.के. डेविस ने भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया है, व्यू रचना शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, मतलब व्यापक, ब्रॉड मेथड है। व्यू रचना का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्रियाएं आ जाती हैं। तो आई.के. डेविस ने यही बात कही है, शिक्षण की व्यापक विधियां हैं व्यू रचनाएं। तब आप समझ गए व्यू रचनाएं क्या होती है। एक टीचर अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी एक्टिविटी क्लासरूम में करता है, वह उसकी व्यू रचना ही होती है। तो ऐसी एक्टिविटी जो एक टीचर क्लासरूम में करता है जिससे उसके शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए, उसे हम उसकी व्यू रचना बोलते हैं। आसान सी परिभाषा है। अब व्यू रचनाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रभुत्ववादी और प्रजातांत्रिक। अब इन्हें देख लेते हैं, ये दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्रभुत्ववादी व्यू रचना, सत्तात्मक व्यू रचना, इसे हम एकतांत्रिक व्यू रचना बोलते हैं, शिक्षा केंद्रित व्यू रचना बोलते हैं, इंग्लिश में से ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो आपके पेपर में कुछ भी आ सकता है कि एकतांत्रिक व्यू रचना के बारे में बताइए शॉर्ट क्वेश्चन में, या सत्तात्मक व्यू रचना के बारे में बताइए, प्रभुत्ववादी व्यू रचना के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सारे नाम है इस व्यू रचना के। तब प्रभुत्ववादी व्यू रचनाएं कौन कौन सी होती हैं। ऐसी व्यू रचना जो प्राचीन है, जिसमें टीचर बोल रहा है और छात्र बैठकर बस सुन रहे हैं। टीचर बोल रहा है या फिर कुछ काम कर रहा है, छात्र निष्क्रिय रहकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उस व्यू रचना को हम, या ऐसी कोई भी व्यू रचना प्रभुत्ववादी व्यू रचना कहलाती है। इस प्रकार की व्यू रचनाओं में शिक्षक सक्रिय रहता है, छात्र निष्क्रिय रहते हैं। ये शिक्षक केंद्रित व्यू रचनाएं होती हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के नियमों के अनुसार नहीं होती। तो इन व्यू रचनाओं को हम अच्छा नहीं मानते। पुराने टाइम से जो व्यू रचनाएं एक शिक्षक अपनी क्लास में प्रयोग करता है, उन व्यू रचनाओं को हम प्रभुत्ववादी व्यू रचनाएं ही बोलते हैं। ये शिक्षण की प्राचीन व्यू रचनाएं हैं जो प्रभुत्ववादी मूल्यों पर आधारित होती हैं। इन व्यू रचनाओं में शिक्षक का स्थान प्रमुख होता है तथा छात्रों का गुण। इन व्यू रचनाओं में शिक्षक सक्रिय रहकर छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है तथा छात्र निष्क्रिय बैठे रहते हैं। शिक्षक द्वारा शिक्षण कराते समय छात्रों की आयु, बौद्धिक स्तर, रुचि आदि का ध्यान नहीं रखा जाता। इनके द्वारा केवल ज्ञानात्मक स्तर के ही उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है। आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से ये व्यू रचनाएं अच्छी नहीं मानी जाती। कुछ व्यू रचनाओं के उदाहरण इस प्रकार है जो प्रभुत्ववादी व्यू रचनाएं हैं। व्याख्यान व्यू रचना, प्रदर्शन व्यू रचना, ट्यूटोरियल व्यू रचना, अभिकर्मित अनुदेशन व्यू रचना। तो ये कुछ ऐसी व्यू रचनाएं हैं जो प्रभुत्ववादी व्यू रचना होती हैं। इनमें एक टीचर सक्रिय रहता है, बच्चे निष्क्रिय रहते हैं, और ये अच्छी नहीं मानी जाती है, शिक्षक केंद्रित होती हैं। पुराने टाइम में इनका प्रयोग किया जाता था, आजकल इनको प्रयोग करना अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी होती है हमारी प्रजातांत्रिक व्यू रचना, लोकतांत्रिक व्यू रचना, छात्र केंद्रित व्यू रचना। तब प्रजातांत्रिक व्यू रचना क्यों बोलते हैं हम इसे, क्योंकि इसमें प्रजा स्वतंत्र होती है, प्रजा कार्य कर सकती है कुछ भी, प्रजा मतलब बच्चे। तो ये नवीन हमारी व्यू रचनाएं हैं जो आधुनिक मनोविज्ञान व शिक्षा के सिद्धांतों के उपरांत पैदा हुई हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के कारण जिन व्यू रचनाओं ने जन्म लिया है, उन व्यू रचनाओं को हम
प्रजातांत्रिक व्यू रचनाएं बोलते हैं। तो प्रजातांत्रिक व्यू रचनाएं कैसी होती हैं? ये छात्र केंद्रित होती हैं। इनमें छात्र सक्रिय रहकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, खुद एक्टिविटी करते हैं। टीचर अवलोकन करता है सभी बच्चों का और उन्हें निर्देश देता है कि आपको क्या क्या करना है। छात्र स्वयं सक्रिय रहकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह व्यू रचनाएं आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इनमें छात्र क्रिया करके सीखता है। छात्र ज्यादा एक्टिव रहते हैं, शिक्षक कम एक्टिव रहता है। यह व्यू रचनाएं आधुनिक शैक्षिक सिद्धांतों के अनुरूप विकसित हुई हैं। यह जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होती हैं। यह व्यू रचनाएं बाल केंद्रित सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। इनमें छात्र को सक्रिय रखकर ज्ञान प्रदान किया जाता है। इनमें बालक का स्थान मुख्य होता है तथा शिक्षक का गुण। इन व्यू रचनाओं में छात्रों की रुचि, स्तर आदि को ध्यान में रखकर छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। यह व्यू रचनाएं छात्रों में चिंतन, मनन आदि कौशलों का विकास करती हैं, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। यह व्यू रचनाएं आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। यह रचनाएं हैं। कुछ प्रजातांत्रिक व्यू रचनाएं इस प्रकार हैं: वाद विवाद व्यू रचना, खोज व्यू रचना, मस्तिष्क विप्लव व्यू रचना। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो इन व्यू रचनाओं में बच्चे एक्टिव रहते हैं, बच्चे खुद कार्य करके सीखते हैं। ये अच्छी व्यू रचनाएं मानी जाती हैं। तो दो प्रकार की व्यू रचनाएं होती हैं हमारी, एक होती है प्रजातांत्रिक व्यू रचना, एक होती है हमारी प्रभुत्ववादी व्यू रचना। तब प्रभुत्ववादी व्यू रचना में शिक्षक सक्रिय रहता है, शिक्षक छात्रों को ज्ञान देता है, लेक्चर देता है, बच्चे बैठे रहते हैं, बस ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, बच्चे सक्रिय नहीं रहते। इस वजह से इन व्यू रचनाओं को अच्छा नहीं माना जाता। ये पुरानी व्यू रचनाएं होती हैं। प्रजातांत्रिक व्यू रचनाएं ये नई व्यू रचनाएं हैं, जिनका निर्माण मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुरूप हुआ है। इन व्यू रचनाओं में शिक्षक कम सक्रिय रहता है, बालक ज्यादा सक्रिय रहते हैं। बालक सक्रिय रहकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से ये व्यू रचनाएं अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इन व्यू रचनाओं में बालक को जो ज्ञान प्रदान किया जाता है वो उसकी आयु, स्तर, रुचि आदि के अनुरूप किया जाता है। तो इन व्यू रचनाओं में बालक को क्या केंद्र में रखकर ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो ये अच्छी होती है। और प्रभुत्ववादी व्यू रचना में शिक्षक को केंद्र में रखकर ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो ये अच्छी नहीं होती हैं। अब व्यू रचनाओं के विशेषताएं देखते हैं कि व्यू रचनाओं की क्या विशेषताएं होती है। यह शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है। सही बात है, अगर हम अच्छी व्यू रचना का प्रयोग करेंगे हमारी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी हो जाएगी। यह उद्देश्य केंद्रित होती है, क्योंकि उद्देश्यों के आधार पर ही हम अपनी व्यू रचना का चयन करते हैं। जिस प्रकार के उद्देश्य हमारे, उस प्रकार की हम व्यू रचना का चयन करेंगे, क्योंकि हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यू रचना का प्रयोग करते हैं। व्यू रचनाओं का चयन शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप किया जाता है। व्यू रचना की सफलता शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता और अनुभव आदि पर निर्भर करती है। व्यू रचना का स्वरूप शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले ही निर्धारित हो जाता है कि हमारी व्यू रचना कैसी होगी। शिक्षण प्रक्रिया के प्रारंभ होने से ये पहले निर्धारित हो जाता है। व्यू रचना का प्रभाव संपूर्ण शैक्षिक परिस्थिति में निहित रहता है। कार्य विश्लेषण व्यू रचना में काफी प्रभावित रहता है। लास्ट पॉइंट है, व्यू रचना शिक्षण विधि से अधिक विस्तृत होती है। अब व्यू रचनाओं के लाभ देखते हैं क्या क्या होते हैं। ये शिक्षण को एक उचित दिशा प्रदान करती हैं, शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ा देती हैं, सही बात है। छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में सहायक है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। तो ये जनरल सी बातें हैं, ये अब तक हमने कई बार पढ़ ली हैं। विषय वस्तु को छात्रों तक पहुंचाने का एक समुचित साधन माना जाता है व्यू रचनाओं का। व्यू रचनाएं शिक्षण प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप प्रदान करने में सहायक होती हैं। व्यू रचनाएं शिक्षण को सरल, स्पष्ट व रुचिकर, आकर्षक बनाती हैं। व्यू रचनाएं शिक्षक को सक्रिय रूप से अग्रसर करने में लाभदायक होती हैं। व्यू रचनाएं कक्षा में अधिगम परिस्थितियां पैदा करती हैं। ये कक्षा के कौशलों के उत्थान में सहायक होती हैं। आज का हमारा ये टॉपिक था व्यू रचनाएं। तब आप समझ पाए होंगे व्यू रचनाएं क्या होती हैं। एक शिक्षक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी क्रियाएं करता है उन्हें हम उसकी व्यू रचनाएं ही बोलते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप इसे अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, इसे आप अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।